हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सीरीज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका यूपी सीईटी लीट आईपीयू लीट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट आज का सेशन रहने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट यूपी सीईटी लीट या आईपीयू लीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि उनको भी थोड़ी हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स, एक मैं बात बोलना चाहूँगा। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा रखा है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसका वीडियोस का लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने कई यहाँ पे एमसीक्यू का सीरीज चलवाया रखा है, ठीक है ना, तो वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो यूपीसीटी के प्रीवियस ईयर पेपर से उठाए गए क्वेश्चंस हैं या आईपीयू लीट में कई बार पूछे जा चुके रिपीटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है ना। तो चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में सारे बेल आइकन हिट कर देना, ताकि मेरी आगे आने वाले हर एक इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन हमेशा आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए, आज का सेशन बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए कि द फोर्सेस which meet at one point but their lines of action don't lie in a plane are called। देखिए फ्रेंड्स, जब मैंने मैकेनिक्स का लेक्चर ले रखा है तो उसमें मैं 4 टाइप के आपको फोर्स का विवरण बताया था। सबसे जो पहला फोर्स था आपका कॉनकरेंट फोर्स। कौन सा फोर्स? कॉनकरेंट फोर्स। सेकंड मैंने बताया था नॉन कॉनकरेंट फोर्स। थर्ड बताया था आपका कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट। फिर मैंने ये बताया था कि नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट। फिर मैंने ये भी बताया था कि नॉन कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट। तो कुल मेरे हिसाब से 6 शायद आपको फोर्सेस के बारे में मैंने बता रखा था, ठीक है ना। तो आइए बारी बारी से पहले फोर्सेस को जान लेते हैं, तब ताकि इस पे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं और इस एमसीक्यू के सीरीज में भी करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले इन चीज़ों को समझ लीजिए कि कॉनकरेंट फोर्स होता क्या है। तो देखिए, कॉनकरेंट फोर्स कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे फोर्स जो किसी न किसी एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हों। एक ही पॉइंट पे ये सारे फोर्स क्या हो रहे हैं? एक्ट किए जा रहे हैं। लेकिन प्लेन कैसा हो? तो एक ही प्लेन हो, सेम प्लेन हो, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉनकरेंट फोर्स बोलेंगे। लेकिन अगर यही फोर्स अलग अलग पॉइंट पे एक्ट करेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं पॉइंट्स दर्शाया जा रहा हूँ, इस तरह के पॉइंट पे एक्ट किए जाएंगे, यानी कि अलग अलग पॉइंट पे एक्ट करेंगे, तो उस फोर्स को बोलेंगे क्या? तो नॉन कॉनकरेंट फोर्स, यानी कि सेम पॉइंट पर नहीं वो लाइज करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझिए बात को, कॉनकरेंट और नॉन कॉनकरेंट तो समझ लिए। अब समझिए कोप्लेनर फोर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कोप्लेनर फोर्स, मान लीजिए कोई भी एक प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन में बहुत सारे फोर्स काम कर रहे हैं, किसी भी तरह के फोर्स आप मान सकते हैं, ठीक है। ये सारे बहुत सारे फोर्स हैं जो कि एक ही प्लेन में काम कर रहे हैं, तो इन सभी फोर्स को बोलेंगे कोप्लेनर फोर्सेज, ठीक है। लेकिन मैं बात करूं, अगर डिफरेंट टाइप्स के प्लेन हो गए, ठीक है, तो अलग अलग प्लेन में अलग अलग फोर्स जब काम करेंगे तो इन सब फोर्सेस को क्या बोलेंगे? तो नॉन कोप्लेनर फोर्स बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले एक आता है आपका नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट आ जाएगा। तो उसका कहने का क्या मतलब है? नॉन कोप्लेनर मतलब यानी कि एक डायरेक्शन में, एक ही प्लेन में नहीं होकर के 2 प्लेन में होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस प्लेन में होगा, इन दोनों प्लेन में, तो दोनों प्लेन में काम करेगा, लेकिन ठीक नॉन कोप्लेनर, समझिए नॉन कोप्लेनर यानी कि सेम प्लेन में नहीं होंगे, लेकिन उसका जो लाइन ऑफ एक्शन जो यहाँ पे प्लेन होगा, एक ही पे पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे? नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है कि नॉन कोप्लेनर और नॉन कॉनकरेंट। तो एक प्लेन पे सबसे पहले तो नहीं होंगे, ये अलग अलग प्लेन पे होंगे, ठीक है, अलग अलग प्लेन में।
लेकिन एक पॉइंट पर नहीं मिलेंगे, अलग अलग पॉइंट पे मिलेंगे, तो उस ऐसे फोर्स को क्या बोलेंगे? तो नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस बोलेंगे। समझ गए सारा डिटेल्स। अब आइए क्वेश्चन समझते हैं क्या बोला जा रहा है कि द फोर्सेस विच मीट एट वन पॉइंट, सेम पॉइंट पे मिलेंगे लेकिन लाइन ऑफ एक्शन उसका अलग अलग हो जाएगा। तो सेम पॉइंट पे मिलेंगे तो सबसे पहले वो तो क्या हो जाएंगे? कॉन्करेंट फोर्स हो जाएंगे। तो कॉन्करेंट वाला ऑप्शन देखिए, ये नॉन कॉन्करेंट है, इसको कैंसिल आउट करिए। ये भी नॉन कॉन्करेंट वाला, ये भी कैंसिल करिए। ये देखिए इंटरसेक्टिंग, ये भी कैंसिल। ये आल नॉन ऑफ द एबव, ये भी कैंसिल, क्योंकि ये नॉन कॉन्करेंट वाला ये फोर्स आ रहा है और एक प्लेन में ना मिलने की वजह से वो नॉन कोप्लेनर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में, यानी कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि व्हेन ट्राइंग टू टर्न ए की इनटू अ लॉक फॉलोइंग इज अप्लाइड कोप्लेनर फोर्स, नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, लीवर, मोमेंट, कपल। जैसे आप किसी चाबी में, सॉरी फ्रेंड्स, जैसे आप किसी लॉक में, ताले में क्या करते हैं? चाबी को घुमाते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं, या आप किसी किसी ताले में एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे एक कपल काम करता है। कपल, कपल क्या होता है? दो फोर्स होते हैं सिमिलर मैग्नीट्यूड के, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे लगते हैं। ये डिस्टेंस आपका आर हो गया, ये आपका फोर्स हो गया, ये भी आपका फोर्स हो गया, तो इसे ही बोलते हैं कपल। और जो भी की का प्रोसेस होता है, चाबी का, ताले में जो चाबी हम डालते हैं, वो सारा चीज़ कपल पे काम होता है। ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। इसमें से कौन सा ऑप्शन स्केलर क्वांटिटी नहीं है? टाइम, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, एक्सेलरेशन। तो देखिए टाइम, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी बताना है, एक्सेलरेशन, इसमें से कौन सा स्केलर क्वांटिटी नहीं है? तो यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है भाई? तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन को ऐसे आप डिनोट करते हैं। तो जिस क्वांटिटीज़ के ऊपर ये एरो का निशान लगा होता है, ये एरो ही बता देता है कि कौन सी राशि है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी पे हमेशा ये आपका ये साइन, यानी कि ये तीर लगा होता है। ठीक है, बाकी सब ये क्या है? तो स्केलर क्वांटिटी है। ये एक्सेलरेशन आपका वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा ये कंसेप्ट है कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स अपॉन ए बॉडी इज। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी आपकी ट्रांसमिसिबिलिटी की प्रिंसिपल होती है किसी फोर्स के लिए, देखिए ये प्रिंसिपल कहता क्या है। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक फोर्स है और इस फोर्स को आपको क्या करना है? ट्रांसमिट करना है किसी भी लाइन ऑफ एक्शन में, यहाँ पे लाना है। ठीक, तो ये क्या बोलेगा? ये यही बोलेगा कि इसका जो भी यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन होगा, इसके पॉइंट से सेम पॉइंट्स होंगे, उसी लाइन में होंगे। ठीक है, और उस लाइन के किसी भी पॉइंट पे वो फोर्स सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का होगा। यही बोला जा रहा है। आप फोर्स यहाँ पे निकालिए, आप यहाँ पे फोर्स निकालिए, या आप यहाँ पे निकालिए, कहीं पर भी निकालिए, इसका लाइन ऑफ एक्शन में सेम पॉइंट पे जितने फोर्स की वैल्यू होगी वो कभी भी चेंज नहीं होगी। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस यही बोलता है। तो ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि द सेम एट एवरी पॉइंट इन इट्स लाइन ऑफ एक्शन, सेम पॉइंट पे लाइन ऑफ एक्शन सेम रहेगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है? तो जिसके ऊपर तीर लगा होता है। अब आप देख लीजिए मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है भाई? एफ इंटू डी। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम। यहाँ पे देखिए मोमेंट कैसे निकालते हैं, ये आपका फोर्स, ये आपका डी। ठीक है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आप तो जानते ही हैं कि डिस्प्लेसमेंट भी एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये वेक्टर हो गया, तो ये भी आपका मोमेंटम ही वेक्टर हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस विच व्हेन एक्टिंग एट राइट एंगल प्रोड्यूस रिजल्टेंट। ये इसको आप मत करिए, इसमें थोड़ी सी फॉल्टिंग है। ठीक है, इसको आप
देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन 27 नंबर। और नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ देयर टोटल सम इज जीरो, टू रिजल्ट पार्ट्स इन टू डायरेक्शन एट राइट एंगल्स आर इक्वल, सम ऑफ रिजल्ट पार्ट्स इन एनी टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्शन आर बोथ जीरो, all of them are inclined equally, none of the above। यहाँ पे देखिए जब किसी भी पॉइंट पे नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे इस पॉइंट पे वो पॉइंट पे नंबर ऑफ फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम में कब होगा भाई, यही आपको बताना है। इन सभी फोर्स का यहाँ पे सम निकाल लीजिए, जितने भी यहाँ पे फोर्स हैं इन सब का आपको क्या करना है, सम निकाल लेना है। और इस सम के बराबर एक अलग से फोर्स जनरेट किया जाएगा जो इन सारे फोर्स को अकेला वो क्या कर देगा, इक्विलिब्रियम में कर देगा। तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है, सम ऑफ रिजल्ट पार्ट्स इन एनी टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन आर बोथ जीरो। ठीक है, जीरो हो जाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है कि टू नॉन कोप्लेनर पैरेलल इक्वल फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर कोई दो नॉन कोलिनियर पैरेलल इक्वल फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे देखिए अपोजिट डायरेक्शन और नॉन कोलिनियर है, ठीक है, ये आपका फोर्स तो इसी फोर्स को क्या बोलेंगे भाई, तो ये कपल का एक फॉर्म पकड़ लेता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ यहाँ पे बना है ये क्या है, कपल है। ठीक है, क्योंकि फोर्स क्या होंगे, सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, अलग अलग डायरेक्शन के होंगे। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन के होंगे और मैग्नीट्यूड इन दोनों का सेम होगा। ठीक है, और ये कुछ डिस्टेंस पे होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, मोमेंट का प्रिंसिपल क्या बोलता है, तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए, उसके बाद ऑप्शन पर नजर डालिएगा। मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ये बोलता है कि जब किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, नंबर ऑफ फोर्सेस काम कर रहे हैं तो सारे फोर्सेस का आप मोमेंट निकाल लीजिए, सारे फोर्सेस का मोमेंट निकाल लीजिए और उसका योगफल जब निकालेंगे तो जीरो आएगा। यही आपका प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहता है। ठीक है, तो आप ऑप्शन मैच कर लीजिएगा। इफ ए सिस्टम ऑफ को प्लेनर फोर्सेस इन द इक्विलिब्रियम देन द अलजेब्रिक सम ऑफ देयर मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट इन द देयर प्लेन इज जीरो, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, इसमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो वेट सबसे पहला ऑप्शन ही आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, बाकी सब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंट, ये सब क्या है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, यानी कि बलों का त्रिभुज नियम क्या बोलता है, तो देखिए बलों का त्रिभुज नियम ये बोलता है, अगर मान लीजिए किसी भी सेम डायरेक्शन में दो फोर्सेस काम कर रहे हैं और दोनों फोर्सेस किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के द्वारा निरूपित किए जाए, ठीक है, तो उन दोनों फोर्स को त्रिभुज की तीसरी भुजा जो होगी अपोजिट डायरेक्शन में होगी और उन दोनों फोर्स को क्या करेगी, इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगी। यही आपका ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस यही बोलता है। ठीक है, तो ऑप्शन आप मैच कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। इफ ए रिजिड बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस देन, देखिए अगर कोई भी रिजिड बॉडी है इक्विलिब्रियम में है, तीन फोर्स उस पर काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो किसी न किसी पॉइंट पे उनको मिलना चाहिए, ये बहुत ही कंपलसरी होता है। और साथ में उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन होती है फोर्स के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी और सी दोनों मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है, इसका यूज कहाँ पे करते हैं, तो फ्रेंड्स इसका यूज करते हैं सबसे पहले काइनेटिक्स प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए, साथ में स्टैटिक प्रॉब्लम को इक्विवेलेंट करने के लिए उस प्रॉब्लम से, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ हैवी लेडर रेस्टिंग ऑन फ्लोर, कोई भी एक लेडर है जो कि किसी भी फ्लोर पे रेस्टिंग कंडीशन में है, अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल मे नॉट बी इन इक्विलिब्रियम इफ़ फ्लोर इज स्मूथ, फ्लोर क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले जो आपका फ्लोर होगा वो तो स्मूथ होगा ही,
साथ में जो इसकी वाल भी होगी वो भी क्या होगी, स्मूथ होगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लामिस थ्योरम के क्या बोलता है। तो लामिस थ्योरम पे मैंने बहुत ही अच्छे से वीडियो बना रखा है, यहाँ पे समझ लीजिए लामिस थ्योरम बोलता क्या है। इससे मान लीजिए कोई भी 3 फोर्स है, एक ही प्लेन में है और एक ही पॉइंट पे काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए P हो गया, ये आपका Q हो गया, ये आपका R हो गया। P के सामने अल्फ़ा, Q के सामने बीटा और R के सामने वाला गामा। तो लामिस थ्योरम ये बोलता है कि जो आपका फोर्स होगा साइन के क्या होगा, साइन के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, जो भी यहाँ पे साइन जो कि आर और पी के सॉरी फ्रेंड्स, आर और क्यू के बीच में जो भी एंगल बनेगा उसका साइन अल्फा के साइन थीटा के साइन एंगल के प्रोपोर्शनल होगा। जैसे पी अपान साइन अल्फा, पी अपान साइन अल्फा ये बराबर होगा क्यू अपान साइन बीटा। ठीक है, और ये बराबर होगा आर अपान साइन गामा। ठीक है, तो लामिस थ्योरम बस खाली इतना ही बोलता है, ऑप्शन मैच कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है कि टू कोप्लेनर कपल्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट मोमेंट। तो अगर कोई भी कोप्लेनर कपल है, इक्वल भी है और अपोजिट मोमेंट है, इक्वल है लेकिन अपोजिट मोमेंट है, तो कभी भी क्या करेंगे, एक दूसरे पे वो बैलेंस नहीं कर सकते हैं। इक्वल तो होंगे, जब उसका मोमेंट निकालेंगे, मोमेंट निकालेंगे क्लॉक वाइज निकाल लीजिए, एंटी क्लॉक वाइज आप निकाल लीजिए मोमेंट, तो क्या होंगे, इक्वल तो होंगे अपोजिट भी होंगे, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे को बैलेंस मोमेंट बैलेंस नहीं किया जाता है, फोर्स को बैलेंस किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं सबसे अंतिम नंबर क्वेश्चन इस वीडियो का। अ फ्रेम्ड स्ट्रक्चर इज परफेक्ट इफ़ इट कंटेन्स मेंबर्स इक्वल टू। देखिए किसी भी आप फ्रेम को या स्ट्रक्चर फ्रेम को कैसे उसे परफेक्ट मान सकते हैं। तो परफेक्ट मानने का एक तरीका है। ठीक है, ये जॉइंट है, ये भी जॉइंट है, ये भी जॉइंट है। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला आता है 2n-3, या कभी कभी बदल के देता है 2j-3। जे क्या है यहाँ पे, या एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ जॉइंट है इन अ फ्रेम। इस फ्रेम में कितना जॉइंट किया गया है, तो इस फ्रेम में 3 जॉइंट है, तो इस फ्रेम को बोलेंगे परफेक्ट फ्रेम। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।